नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 की तैयारी चल रही है और आपको बता दें जीएस का प्रैक्टिस सेट 22 आप लोगों के बीच में लेके उपलब्ध हुए हैं। टोटल लक्ष्य जो है वो 50 प्रश्न जो जीएस के आते हैं 50 के 50 सही कैसे करना है, उसी के ऊपर यहाँ पे टेस्ट सीरीज ऐसे सॉल्व कराई जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जीएस के सही कर पाएँ। देखिए, अभी तक जो टेस्ट सीरीज चली है वो आपको बता दें पहले से लेके 10वें तक आपका यूथ रहा है और उसके बाद 11 से लेके 20 तक आपका घटना चक्र और 21 से लेके आगे जितने भी टेस्ट पेपर आएंगे वो आपके ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के आएंगे। सुबह चैनल पर आपको बता दें घटना चक्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, शाम को जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो दोनों आप सुबह शाम जरूर से ज़रूर ध्यान दें। इसके साथ चैनल पे हिंदी का चल रहा है प्रैक्टिस सेट, वह भी दिन में 2 वीडियो आते हैं। प्लस उसके सिवा जो है एक फटाफट सीरीज चलाई गई है आप लोगों के लिए, बहुत आवश्यक सीरीज है। मुझे तो उम्मीद है कि वह आप लोग सभी लोग देखिए उसे। वह 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर उस टॉपिक को कवर किया जा रहा है जहां से पहले प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछ चुका है। उसको जो है बस आपको सिर्फ एक फॉर्मेट में एक पेज में समाहित करके पूरा वो फैक्ट दे दिया जा रहा है जो महत्वपूर्ण है। उसे आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। 2 नंबर 5 मिनट में अगर मिल रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत फायदे का सौदा है वो। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन फीचर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया? कौन सा फीचर था? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन फीचर था। बताइए यह कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यह स्पेन में आयोजित किया गया है। फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, यह क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। तो यह भी बहुत सही फैक्ट है क्योंकि सबसे बड़ा है तो आपको पता है कि इतनी क्षमता तो होगी ही। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। तो यह भी फैक्ट जो है 3 के तीनों सही हैं। तो सही कथन पूछा गया है, सही होगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको बताते चलें कि इसी में जो है इस वर्ष आप देखे होंगे कि अभी जल्द में आईपीएल का फाइनल मैच जो है यहीं पे खेला भी गया। चलिए, नेक्स्ट है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बताइए, मंडाना लोक कला शैली। आपको बता दें मंडाना लोक कला शैली जो है यह क्या होता है कि दीवालों पर आप कुछ चित्र उकेरे जाते हैं या तो फिर ज़मीन पर। कहाँ कहाँ बनाया जाता है? दीवारों पर बनाया जाता है या तो ज़मीन पर, जैसे रंगोली बनाई जाती है वैसे बनाई जाती है। और यह राजस्थान की कला शैली है। आप यहाँ पे एक चित्र मैं लगाया हूँ, आप इसे देख सकते हैं कितना अच्छा ये बनाया जाता है। तो ऐसी भारतीय कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए या उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये प्रश्न भी बनाया जाता है और सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है। नेक्स्ट है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बताइए। तो देखिए, दमयंती जोशी जो है यह कथक से संबंधित हैं। किससे? कथक से। अच्छा, कथक है कहाँ का? कथक देखिए उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है, इसीलिए महत्वपूर्ण यह हो भी जाता है प्रश्न। उसके बाद देखिए और भी जो नृत्य हैं वो शैली देख लेते हैं कहाँ कहाँ की है। तो देखिए, कथकली यह कहाँ की है? तो यह केरल की है। आप लोग कई बार इसे पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर मणिपुर की है, नाम से ही कन्फर्म है। उसके बाद कुचिपुड़ी, कई बार पूछा गया है। कुचिपुड़ी क्या है? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। आप इसे भी याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी यह दोनों कहाँ पे अवस्थित हैं? तो आपको बता दें ये कोलकाता में अवस्थित हैं। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट, 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी है? बताइए। तो वह कौन सा जो है पूर्वोत्तर का राज्य है? बताइए। तो देखिए वो है नागालैंड। अच्छा, 58 वर्ष पूर्व यह अस्तित्व में आया था, तो इसका अस्तित्व कब आया? तो मतलब इसका गठन कब हुआ था यह पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है वह कहाँ पर स्थित है? भगवान नटराज, आपको पता है भगवान नटराज के ज़्यादा करके प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? दक्षिण भारत में ही है। और यह जो है भारतनाट्यम शिल्प कला का एक अच्छा नमूना है। तो यह कहाँ पे अवस्थित है यह पूछा गया है।
तो बताइए यह चिदम्बरमपुरम में है, तो यह कहाँ पे अवस्थित है? यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु। नेक्स्ट है कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? कवि प्रदीप सम्मान, बताइए। देखिए यह सम्मान जो है मध्य प्रदेश का है। अच्छा, किसको मिला है यह महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि यूपी की परीक्षा है। मध्य प्रदेश का सम्मान है, बस सम्मान कौन सा है यह इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो देखिए आप लोग इसके नाम से ही समझ गए होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम जहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये अयोध्या में होगा। कहाँ पे होगा? अयोध्या में। अच्छा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है कई बार कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, और सबसे ज़्यादा हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, और टोटल कितने हैं? 5 घोषणा हो चुकी है, जिसमें से 3 कार्यरत है, 2 पे कार्य चल रहा है। वो पाँचों कौन कौन से हैं तो आप लोग याद रखिए। देखिए आपका एक अयोध्या हो गया, उसके बाद एक हो गया कुशीनगर आपका हो गया, उसके बाद फिर जो है लखनऊ आपका है, कौन सा है? लखनऊ। और उसके बाद फिर आपका नोएडा होगा, नोएडा जो जेवर बन रहा है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से वो जाना जाता है। और उसके बाद जो है एक आपका बचेगा, आपका पड़ता है वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। देखिए कुशीनगर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा और अयोध्या, ये 5 के 5 नाम हैं। चलिए नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। क्योंकि ये हमेशा जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, हमेशा कोई ना कोई पदक जीतते रहते हैं, तो इनके नाम से सीधा पूछा जा सकता है कि ये किस देश के हैं। जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब जो है कब जीता था? तो ये फरवरी 2021 में ये विजेता बने थे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में जो है कौन से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है? देखिए यह महत्वपूर्ण है, नॉर्मल सैन्य अभ्यास होता है लेकिन यह उपग्रह संचार अभ्यास है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि अभी तक यह पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है कि कुछ अलग टाइप का एक अभ्यास है, तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, स्काईलाइट। या तो ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है कि खबरों में रहा स्काईलाइट किससे संबंधित है, तो उसके ऊपर भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के किन 2 शहरों के बीच जो है आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? आकाशा एयर, देखिए आपको बता दें ये आकाशा एयर जो है एक नई एयरलाइन शुरू की गई है। क्या है यह नई एयरलाइन है, एयरलाइन। अच्छा, इसका जो है शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। और राकेश झुनझुनवाला, आप लोग नाम सुने होंगे इनका, राकेश झुनझुनवाला जो है ये कौन है? तो ये एक अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट के, और इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसी के पहली उड़ान कहाँ से कहाँ के बीच हुई वही प्रश्न बनाया गया है, तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच हुई है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कब तक भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए आपको बता दें, सबसे पहले ये बताइए कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्रम कौन सा है? तो देखिए टोटल सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्रम जो है, भारत 5वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? 5वें। अच्छा, पाँचों आप लोग याद रख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला आपका यूएसए अर्थात अमेरिका, दूसरे नंबर पे कौन आता है? चीन आता है। तीसरे नंबर पे आपका जापान आएगा। कौन आएगा तीसरे पे? जापान आएगा। चौथे नंबर पे आपका जर्मनी आएगा, और 5वें नंबर पे आपका इंडिया आएगा। अच्छा, इंडिया किसको पछाड़ के अभी 5वें नंबर पे पहुंचा है? तो वो 6ठे नंबर पे वो पहुंच गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, वही देश जो हम लोगों के ऊपर राज करता था। तो आज उसको हम लोगों ने पछाड़ के उसको पीछे कर दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न ये बना है कि भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, वह कब तक है? तो यह 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 32वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, आईटीबीपी के जो है वो 32वें महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हैं अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट है नेत्रा कुमानन किस खेल से संबंधित है? बताइए, नेत्रा कुमानन जो है वह किस खेल से संबंधित है? देखिए आपको बता दें ये काफ़ी चर्चा में भी रही हैं।
यह एक महिला खिलाड़ी हैं और ये नौकायान से संबंधित हैं और यह पहली बार जो है ओलंपिक के लिए ये क्वालिफाई हुई हैं। ओलंपिक के लिए जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। आपको बता दें कि नौकायन में भारत की तरफ से अभी तक कोई कभी क्वालिफाई नहीं हुआ था, ओलंपिक में कोई खिलाड़ी था ही नहीं, लेकिन नेत्रा कुमारन जी की वजह से यह उपलब्धि हम लोगों को मिली है। उम्मीद है कि वह भविष्य में कोई मेडल हम लोगों के लिए ज़रूर लेके आएँ। और चूंकि देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए भी बन जाता है कि ये महिला हैं और महिला किसी भी क्षेत्र में अगर आगे जा रही हैं तो वो प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप के जारी करता है कौन जारी किया है? हमारी सड़क और तामीर तरक्की, बताइए। तो देखिए यह जो है जम्मू एंड कश्मीर की द्वारा जारी किया गया एक ऐप है जिस पे सड़क और वहाँ की तरक्की, कैसे कैसे सड़क डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ कहाँ पे कैसे जाल बिछाए जा रहे हैं सड़कों के, उसके बारे में जानकारी वहाँ पे दी जा रही है। तो महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट होता है तो वो प्रश्न बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है अटल तो अटल हैं पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। अटल तो अटल हैं इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर की यह पुस्तक है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट है सऊदी अरब के बाद विश्व में प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? देखिए यह प्रश्न में थोड़ी गलती है, यह पहले का प्रिंटेड प्रश्न है, लेकिन सही प्रश्न आपको यह बता दें कि यह किसकी रिपोर्ट आती है? सिप्री की एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के मुताबिक होता ये है कि मतलब पूरी दुनिया में शस्त्र अस्त्र का जो खरीद फरोख्त होता है उसके ऊपर डेवलपमेंट मतलब रिपोर्ट दी जाती है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा बेच रहा है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा खरीद रहा है। लेटेस्ट डाटा के साथ आपको बता दें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्र खरीदने में भारत पहले नंबर पे है। भारत पहले नंबर पे है हथियारों में, हथियार आयात में भारत जो है पहले नंबर पे है। सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है, सऊदी अरब अब जो है वह दूसरे नंबर पे आ चुका है। तो बाकी ये प्रश्न आप काट दीजिए, ये दूसरा नहीं, सऊदी अरब दूसरे पर पहुंच चुका है, भारत पहले नंबर पे। अच्छा, पूरी दुनिया में जो है शस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो वो यूएसए है। यूएसए सबसे बड़ा निर्यातक। और एक और फैक्ट आप लोग याद रखिए यहाँ पे कि भारत को सबसे बड़ा कौन देता है? भारत को सबसे बड़ा भारत कहाँ से आयात करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा अपना शस्त्र जो है वो रूस से मंगाता है। कहाँ से? रूस से। तीनों फैक्ट अलग अलग हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं, आप लोग याद रखिएगा। सिप्री द्वारा रिपोर्ट दी जाती है हथियारों के आयात निर्यात का। भारत जो है पहले नंबर पे है पूरी दुनिया में हथियारों के आयात में, और जो है भारत सबसे ज़्यादा अगर हथियार कहाँ से मंगाता है तो वो रूस से मंगाता है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात करने में अमेरिका आगे है। चलिए नेक्स्ट है बुर्किना फासो में तख्ता पलट के बाद कौन स्वयं को राष्ट्रपति नियुक्त किया है? बताइए कौन किया है? तो कैप्टन इब्राहिम त्रोरे। कौन है? कैप्टन इब्राहिम त्रोरे। बुर्किना फासो है कहाँ पे? तो आइए इसे भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, यह आप देख रहे होंगे अफ्रीका का एक पूर्वी भाग है, और ये आप देख रहे होंगे अफ्रीका का ये पूर्वी भाग है बुर्किना फासो। ये छोटा सा देश जो है ये बुर्किना फासो है, और आउगाडाउगुओ जो है इसकी राजधानी है। आप इसे भी एक बार मैप पे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है बोफा से प्रभावित क्षेत्र है। बोफा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? देखिए बोफा जो एक चक्रवात आया था इससे प्रभावित क्षेत्र फिलीपींस है। कौन सा है? फिलीपींस है। नेक्स्ट है हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? बताइए। तो यह देखिए स्मृति मंधाना को किया गया है। गल्फ का जो ऑयल आता है जिसे मोबिल ऑयल बोलते हैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन कौन हैं? तो देखिए यह प्रश्न भी आप महत्वपूर्ण में रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप सभी नाम जो है आपके कहाँ के मिलेंगे? उत्तर प्रदेश के नाम मिलेंगे, और यही 3 लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से बाल पुरस्कार विजेता हुए भी हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में टोटल कितने लोगों को दिया गया यह पुरस्कार? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो टोटल 11 लोगों को दिया गया। बाकी जो लोग थे वो महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा के लिए तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे राज्य से मतलब राज्य से ताल्लुक नहीं भी रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएगा अगर उस वहाँ से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में किसे बीसीसीआई की आम बैठक में निर्विरोध रूप से बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताइए।
इस समय जो है हमारी टीम का बीसीसीआई के अध्यक्ष या हमारी टीम के कोच कौन बने हैं, तो वो रोजर बिन्नी हैं। कौन है? रोजर बिन्नी। नेक्स्ट है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बाघ अभ्यारण्य सभी आप लोग पढ़ जाइएगा, सभी महत्वपूर्ण हैं और सबके लोकेशन आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। बताइए यह बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? यह आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु। अब देखिएगा मैक्सिमम आपको बता दें, सभी नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, सभी नहीं, मैक्सिमम आपको जिस शब्द में मलाई लगा हो आप वहाँ पे ध्यान देंगे, ये तमिलनाडु के होते हैं। कुछ दो एक जो है वो केरल और कर्नाटक के आसपास भी हैं, उनको भी आप थोड़ा सा कंफर्म करके पढ़ लेंगे तो फिर एक बार भी नहीं भूलेंगे। और अगर राज्य जो है दक्षिण भारत के नहीं दिए गए हैं तो मलाई शब्द लगा है तो दक्षिण भारत का जो भी एक राज्य दिया है उसी पे आप ऑप्शन टिक करके आइए, आपका सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फानी भारत का, जी हाँ यह सही है। फैक्साई जापान में, यह भी सही है। हैयान फिलीपींस में, यह भी सही है। ये सब विभिन्न प्रकार के चक्रवात जो आए हैं उसी के ऊपर बात हो रही है। डोरियन हैती में, जी नहीं, डोरियन हैती में नहीं आया था बल्कि कहाँ पे? बहामास में आया था। कहाँ? बहामास में। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? महत्वपूर्ण है, आप लोग बताइए। देखिए इसकी वजह से पौधे का फल फ्रूट में भी कलर चेंजेज होते हैं। यह क्या होता है? यह एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंथ्रोसाइनिन की वजह से। अच्छा, एंथ्रोसाइनिन जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी है सेहत के लिए। इससे क्या है? एंटी डायबिटिक होता है यह, इसके फ्रूट को खाने से। और उसके बाद जो है एंटी कैंसर भी होता है। अब आपको बता दें कि जो फ्रूट नीले, बैगनी और लाल रंग के होते हैं, जैसे आपके जामुन हुए और ऐसे लाल रंग के जो चेरी आते हैं, ऐसे ऐसे जो 2-4 फ्रूट होते हैं उन लोगों में ये इसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, वो बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो वही प्रश्न बनाया गया था, एंटी डायबिटिक और एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? बताइए क्योटो किससे संबंधित है? सबसे पहले ये बताइए, सबसे ज़्यादा तो प्रश्न यही आता है, क्योटो किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन शब्द पहले से ही लगा है, इससे आप समझ सकते हैं ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। किस सम्मेलन में इसके बारे में चर्चा की गई? तो वो दिसंबर 1997 में सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1997 में। इस समय बताइए आप लोग ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो देखिए एक आपकी CO2 हो गई, सबसे बड़ी जिम्मेदार जिसे माना जाता है। फिर मीथेन आपकी CH4 से निरूपित किया जाता है। उसके बाद फिर और अगर आप देखेंगे तो एक N2O आता है और उसके बाद फिर क्लोरोकार्बन, यह भी जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार गैस हैं। तो इन सब गैसों को आप लोग याद रखिए, क्योंकि नहीं करके पूछ लिया जाएगा एक तो कन्फ्यूजन जो है वो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट वायरलेस नेटवर्क यही जो है कीवर्ड है। तो वायरलेस नेटवर्क मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि एक राउटर होता है, राउटर में एक डंडी लगी होती है और यहाँ से वाईफाई निकलता है और उसी से जो है इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, जबकि कोई वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों के डिवाइस में और इस राउटर के बीच में कोई वायर नहीं होता। तो वही पूछा जा रहा है, तो ये राउटर होगा। क्या होगा? राउटर। और ये राउटर किसका है? वाईफाई आप लोग चलाते होंगे। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? कल का प्रश्न है, पीछे वाले टेस्ट पेपर में भी सेम प्रश्न आया था। चैतन्य महाप्रभु आप लोगों याद करिए, हरे कृष्णा किसका था? इन्हीं के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र है और इनका संबंध जो है वो गौड़ीय संप्रदाय से है। किससे? गौड़ीय संप्रदाय से। अच्छा, कल के प्रश्न में था कि यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये वेस्ट बंगाल के हैं। इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल में था, बंगाल में हुआ था और वहीं कर्मभूमि भी थी इनकी। और आपको बता दें कि ये कृष्ण के बहुत बड़े आराध्य थे, बहुत कृष्ण भगवान की बहुत पूजा करते थे और कृष्ण भगवान का अवतार भी इन्हें माना जाता है। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? महत्वपूर्ण है, कल के टेस्ट पेपर में भी ये फैक्ट था। बताइए जो है जनघनत्व भारत का कितना है? तो भारत का जनघनत्व 382 है। लगे हाथ आप उत्तर प्रदेश का भी बता दीजिए। और मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम पे आपका बिहार आता है, बिहार।
और बिहार का कितना है 1106, यूपी का कितना है तो यूपी का 829। ये सब चीज़ें आप रिवाइज करते हुए चलिए। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है बताइए और कहाँ का है। आपको बता दें यह इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सेवा मित्र जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ऐप है, और यह रोजगार देने के लिए बनाया गया एक ऐप है कि जिस पे आप देख सकते हैं कि आपके लोकल में और आपके टैलेंट और आपके पास जो गुणवत्ता है उसके हिसाब से कहाँ कौन सा रोजगार है, तो उसी के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश का एक ऐप है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया है? इस प्रश्न को भी आप इंपॉर्टेंट में रखिए। बताइए वह कौन सा जिला पंचायत है जो सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया? तो वो है शामली, उत्तर प्रदेश का शामली। चलिए नेक्स्ट है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, तो वह कौन से बिंदु है? देखिए आपको पता है कि सूर्य यहाँ पे है और कोई वस्तु जब उसका वृत्ताकार में रोटेशन करती है तो ऐसे रोटेशन होता है, कहीं पे दूर जाती है और कहीं पे वो नज़दीक आती है। अब बाय द वे सपोज करिए कि वो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अब जब नज़दीक है तो वो लोकेशन कौन सी है और सबसे दूर जो है वो लोकेशन कौन सी है, यही दोनों पे प्रश्न बनाया जाता है। तो बताइए, देखिए जब सबसे नज़दीक होगी तो उसे क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन। यही प्रश्न भी हम लोगों का है, यह सबसे नज़दीक वाला पेरीहेलियन होगा और जो ये सबसे दूर पे अवस्थित है यह अपहेलियन होगा। क्या होगा? अपहेलियन, सबसे दूर और यहाँ पे जो है नज़दीक होगा। चलिए नेक्स्ट है, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? लीबिया देश जो है किस महाद्वीप में स्थित है, यही प्रश्न है। बताइए। तो आइए सबसे पहले इसके लिए मैप देख लेते हैं। देखिए ये रहा मैप, यह बताइए ये रहा लीबिया आपका, ट्राइपोली इसका जो है कैपिटल है और यह मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है, भूमध्य सागर से। अब बताइए कि यह कौन सा जो है कंटिनेंट है, कंटिनेंट कौन सा है? तो यह जो है अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका कंटिनेंट का देश है लीबिया। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें यह जिक्र किया गया है? किसका जिक्र? राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का जिक्र। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति मतलब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक लेगा कि हम नहीं चाहते तो अभी नहीं बनने देंगे विधेयक। वह कौन सा आर्टिकल है? वह आर्टिकल है 111, इसमें जिक्र किया गया है। अच्छा, आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है और उसको पॉकेट वीटो का भी अधिकार होता है। अगर वो अपने पॉकेट में डाल लिया तो वह कब तक उसको बाहर निकालेगा इसकी कोई सीमा नहीं है, तो हो सकता है वो कोलैप्स हो जाए। और अगर पुनर्विचार के लिए वो लौटाता है तो उसके पास तब जो है संसद के पास दो ऑप्शन है, या तो संसद उसे कोलैप्स कर दे या तो फिर उस पर पुनर्विचार करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजे। लेकिन अगर वह फिर से भेजेगी संसद राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति अब बाध्य है, अब उसको रोक नहीं सकता, उसको साइन करनी ही पड़ेगी और वह विधेयक जरूर से जरूर बनेगा। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति किसमें है? 111 में उल्लेखित किया गया है। तो लगे हाथ, चलिए यहीं पे कुछ आर्टिकल दिए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 108, इसमें क्या है? संयुक्त बैठक। किसकी किसकी संयुक्त बैठक होती है? राज्यसभा और लोकसभा की। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा जो है उसके अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, कन्फ्यूजन मत करिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद जो है 63, इसमें किसका जिक्र है? उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र है। 109, अनुच्छेद 109 में क्या बात कही गई है? इसमें यह बात कही गई है कि जो धन विधेयक है वह हमेशा कहाँ पे आएगा? धन विधेयक जो है वह कहाँ पे आएगा? यह लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। तो सही जवाब क्या हुआ? जो प्रश्न था उसका सही जवाब अनुच्छेद 111 हुआ। बाकी जो आर्टिकल थे उसको हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? देखिए संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन करना था उसके लिए एक समिति बनाई गई थी। वह समिति थी गोपाल स्वामी अयंगर की। किसकी? गोपाल स्वामी अयंगर की।
और इनकी समिति कब बनाई थी? तो 1949 में इसका गठन हुआ था और इन्होंने रिपोर्ट दिया था, बताया था कि संघीय मंत्रिमंडल कैसे होना चाहिए, उसमें कैसे सचिव का कैसे क्या कार्य होना चाहिए, मंत्रिमंडल का क्या कार्य होना चाहिए, तो यही सब चीज़ें इसमें समाहित की गई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? बताइए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट, मास्टर एज आई साहिम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, चूंकि यह महत्वपूर्ण पुस्तक है इसलिए प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको बता दें इस पुस्तक की लेखिका जो हैं वो सिस्टर निवेदिता हैं। कौन है? सिस्टर निवेदिता। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सिस्टर निवेदिता हैं कौन? तो आपको बता दें ये विवेकानंद की अनुयायी हैं सिस्टर निवेदिता। अच्छा, ये कहाँ की हैं? तो ये रहने वाली आयरिश की हैं, आयरिश समाज सेवक थी। 1898 में, आपको बता दें यह कब? 1898 में ये भारत में महिला शिक्षा के ऊपर इन्होंने काफ़ी कार्य किया था। बालिका विद्यालय भी चलाया था जहाँ पे शिक्षा, वहाँ पे वेस्टर्न शिक्षा और इंडिया की शिक्षा दोनों को मर्ज करके एक नई दिशा देने का प्रयास किया था। सिस्टर निवेदिता का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय को जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट भी कहा जाता है, NNPFC, आप लोग याद रखिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देश के समस्त नागरिकों द्वारा, जितने नागरिक हैं समस्त नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुएं और जो सभी सेवाएं होती हैं उनका जो धन मूल्य होता है उसे ही राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है काबिनी। कौन सी? काबिनी, हेमवती, अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए। तो देखिए, यह तीन के तीनों जो है वह किसकी हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं। आप कावेरी बेसिन देखिए, यहाँ पे आपको तीन नाम दिखेंगे। कौन से? अमरावती, यह जो है अमरावती नदी यहाँ पे देख रहे हैं कई ब्रांच में विभाजित होकर जा रही है। अमरावती हो गई, उसके बाद कौन सी थी? काबिनी थी। उसके बाद कौन सी थी? काबिनी थी, और उसके बाद हेमवती थी, और हेमवती पे देखिए एक डैम भी बना है। ये तीन की तीनों किसकी हैं सहायक नदियाँ? कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, कौन हैं? तो देखिए, प्रोफेसर JK मेहता हैं। कौन है? प्रोफेसर JK मेहता आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी मिलती है? कई परीक्षाओं में कई बार आ चुका प्रश्न है। 1 लीटर आप पानी पिएंगे उसमें आपको कितनी कैलोरी मिलेगी? तो 0 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? निर्वाचन आयोग पिछले बार भी हम लोगों ने देखा, और निर्वाचन आयोग में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आया है, वह भी आप लोग पीछे के 2-3 टेस्ट पेपर में देख चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो निर्वाचन आयोग का गठन होगा उसमें जो अध्यक्ष या उसके सदस्य का चुनाव होगा तो वो 3 लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। वो तीनों लोग, समिति के तीनों लोग कौन कौन से हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं। भाग 15 में इनका जिक्र किया गया है, और आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 324 है, 324। नेक्स्ट है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बताइए 2021 किससे प्रदान किया गया? दोनों आपको बताएंगे, 56वां और प्लस आपका 57वां जो आया है 2022 वाला। बताइए 2021 वाला पहले किसको दिया गया? तो यह दिया गया नीलमणि फुकन जूनियर को। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। और यह असमिया जो है, असमिया के लेखक हैं। और 2022 वाला जो 57वां मिला है वो मिला है दामोदर मौजो को। किसको? दामोदर मौजो को मिला है। यह किस भाषा के लेखक हैं? तो यह कोकड़ी के हैं, कोकड़ी के लेखक हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से 21 से जो है कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? नंबर याद रखिएगा, 12 है। कितने? टोटल 12 लोग हैं।
नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कि भारत का दोहन हो रहा है और भारत को लूट रहे हैं अंग्रेज, यह सबसे पहले किसने दिया था? तो आपको पता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वह कब छपी थी? पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक जो है 1901 में आई थी। यह भी प्रश्न पिछली बार शायद यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था कि यह पुस्तक कब छपी थी, तो 1901 में आई थी। दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हो गई थी? पहली चीज़, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, 1942 में, और उसी समय समानांतर सरकार भी बना दी गई थी अंग्रेजों को भगा के, वो थी बलिया, और इसी के नाम से बागी बलिया प्रख्यात भी है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइंस का कई बार आ चुका है। प्लीहा या तिल्ली जो है प्रभावित होता है। अच्छा, मलेरिया रोग होता किसकी वजह से है? आपको बता दें, यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ। आप लोग इसे याद रखिएगा, इसको वायरस या बैक्टीरिया की श्रेणी में मत लेके जाइएगा। और इसमें देखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से यह फैलता है। अच्छा, कौन से मच्छर से होता है? तो मादा एनीफिलीज, एनीफिलीज मच्छर से यह फैलता है। यह भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो याद रखिए आप लोग, कौन सा मलेरिया रोग प्लीहा तिल्ली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, विंडोज की कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कंप्यूटर का प्रश्न है, एंटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर का आपको पढ़ना है तो आपके पास लूसेंट की कुछ पुस्तकें होंगी, या फिर किसी और प्रकाशन की अगर कोई पुस्तक है जो जीके की है, तो उसमें कंप्यूटर के कुछ सेक्शन 3-4 पेज में दिए होते हैं, आप उन्हें पढ़ जाइए, आपके मैक्सिमम प्रश्न वहाँ से बन जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस के प्रश्न आप रिवाइज कर लीजिएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी अब आपके पास इतना समय नहीं है कि निरर्थक में कोई एक नई पुस्तक लेके आप बैठ जाए, तो आपका समय खराब जाएगा। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण आप समझिए और समय की वैल्यू को समझिए। जहाँ जहाँ से प्रश्न आता है सिर्फ उन पर अटैक कीजिए, और जो सेक्शन आपका कमज़ोर है और प्रश्न आता है, आपको लगता है कि वो बहुत जल्दी आपका तैयार भी हो जाएगा, तो उस सेक्शन को पकड़िए। इसीलिए जो आपका रिवीजन सीरीज चल रही है, फटाफट रिवीजन सीरीज हम लोगों की 5 से 3 मिनट वाली, उसको आप देखिए, आपको देखेंगे कि वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। वर्ष 2023-24 में रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय कितना था? बजट में इसका जो है पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया था, वही पूछा गया है। तो यह 2.40 लाख करोड़ था। तो सही जवाब बना ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस प्रकार साथियों जो है 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है हम लोगों की समाप्त हुई। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।